नमस्कार दोस्तों, मैं यश गौतम, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों RTR 4 फाइलिंग कैसे करें आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं। जैसे कि प्रीवियस ईयर हमारी डेस्कटॉप यूटिलिटी थी और ऑनलाइन भी हम RTR फाइल कर सकते थे, लेकिन इस बार अभी तक RTR ऑनलाइन हम फाइल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वो अपलोड करनी होगी और ना ही अभी तक डेस्कटॉप यूटिलिटी अवेलेबल है। तो इसके लिए हमें डाउनलोड करनी होगी एक्सेल यूटिलिटी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ RTR 4 फाइलिंग किसके लिए फाइल होती है। ठीक है, और साथ में मैं आपको बताऊंगा कि हमारी जो यूटिलिटी है एक्सेल वाली वो कहाँ से हमें कैसे डाउनलोड करनी है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बने रहिए इस वीडियो के साथ। और यदि अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ऐसी बेनिफिशियल वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम, इसको हम RTR कंप्यूटेशन भी कहते हैं। यदि आप इसको तैयार कराना चाहते हैं या एक्सपर्ट से अपनी RTR फाइलिंग कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हमें एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी RTR 4 फाइलिंग के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं ये है हमारा इनकम टैक्स पोर्टल और हमें डाउनलोड करनी है एक्सेल यूटिलिटी। तो हम कहाँ से करेंगे? हमें जाना है डाउनलोड्स पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड्स पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है असेसमेंट ईयर, कि इसमें ऑटोमेटिक ही आपका करंट जो असेसमेंट ईयर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर चूज़ कर लेना है। ठीक है, सभी यूटिलिटी यहाँ पर हैं। और जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है RTR 4 फाइलिंग, तो हमें डाउनलोड करनी है एक्सेल की यूटिलिटी। तो ये RTR 4 किसके लिए फाइल होती है सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें लिखा हुआ है फॉर इंडिविजुअल HUFs एंड फर्म्स अदर दैन LLP, यानी कि ये इंडिविजुअल के लिए है, HUF के लिए भी है और फर्म्स के लिए भी है। ठीक है, जो फर्म होती है पार्टनरशिप फर्म उसके लिए भी है, लेकिन अदर दैन LLP यानी कि LLP के लिए नहीं है। बीइंग ए रेसिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख, यदि 50 लाख इनकम है तो इसको हम फाइल कर सकते हैं RTR 4 को। एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इसमें आपकी इनकम बिजनेस से होनी चाहिए, विच इज़ कंप्यूटेड अंडर सेक्शन 44 AD ADA और 44 AE एंड एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5000। यानी कि यदि आप अपनी RTR को 44 AD 44 ADA और 44 AE में फाइल करना चाहते हैं तो RTR 4 कर सकते हैं, लेकिन इसमें आपकी इनकम होनी चाहिए बिजनेस से। यदि आपकी सैलरी से है सिर्फ, या आपकी अदर सोर्सेज इनकम या इंटरेस्ट से है, तो आपको फाइल करनी है RTR 1। ठीक है, तो हम इस यूटिलिटी को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब ये हमारी यहाँ पर सेव हो चुकी है। ये हमारी जिप फाइल है, इसको हमें क्या करना है? अनजिप। तो हम इसको कर लेते हैं अनजिप। तो ये हमारी अनजिप हो चुकी है और यहाँ पर हमारी एक्सेल की यूटिलिटी आ चुकी है। अब इसको हम ओपन करते हैं एक बार। तो जैसे ही आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद अनेबल एडिटिंग, जैसे कि आप देख रहे होंगे, इस पर क्लिक करना है। करने के बाद अनेबल कंटेंट पर क्लिक करना है। पहले इसमें लिखा हुआ है ग्रीन सेल्स आर फॉर डाटा एंट्री। ठीक है, डाटा एंट्री के लिए ग्रीन सेल्स। और सेकंड पर रेड लेबल्स इंडिकेट मैंडेटरी फील्ड, यानी कि जो रेड है वो कॉलम हमें इसमें भरने ही भरने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद डू नॉट यूज़ Ctrl+X Ctrl+V और कट कॉपी पेस्ट वाइल डाटा एंट्री, इसमें हमें पेस्ट या कॉपी नहीं करना है या कट भी हमें नहीं करना है। तो इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अब साइड में आएंगे और यहाँ पर हमें क्या करना है? हमें इंपोर्ट प्रीफिल करना है। तो अब हमें जाना है इनकम टैक्स पोर्टल पर और इसमें हमें डाउनलोड करना है प्रीफिल डाटा। तो यहाँ पर ई फाइल में जाएंगे, फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर, फिर लास्ट में डाउनलोड प्रीफिल डाटा, इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, तो यहाँ पर चूज़ करना है किस असेसमेंट ईयर के लिए आप प्रीफिल डाटा डाउनलोड करना चाहते हैं। तो जैसे कि हमारा करंट असेसमेंट ईयर है 23-24, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अब ये हमारी डाउनलोड हो चुकी है, जो कि हमने पहले से ही डाउनलोड की हुई है। लोड करना है किस पर? इंपोर्ट प्रीफिल पर। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसे ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको आपको प्रीफिल करना है। मैं इसको प्रीफिल कर देता हूँ एक बार। तो दोस्तों हमारी जो प्रीफिल डाटा है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, ऊपर की तरफ हमारी पर्सनल डिटेल्स है जिसकी हम RTR फाइलिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ऑटोमेटिक ही फिल होकर आ जाएंगी। अब यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। अब नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यहाँ पर आपको चूज़ करना है यदि आप एक एम्प्लॉई है, एम्प्लॉई सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, PSU पेंशनर्स, ठीक है, SG पेंशनर्स, तो इसमें सभी दिए हुए हैं। आप जो भी एम्प्लॉयमेंट है आपका वो आपको चूज़ करना है। यदि आपके केस में बिजनेस है तो आपको
इसे नोट एप्लीकेबल या अदर्स पे भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद फाइल्ड अंडर सेक्शन, यदि आपकी आईटीआर फाइलिंग ऑन और बिफोर ड्यू डेट है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, आफ्टर ड्यू डेट है तो आपको ये सिलेक्ट करना है, यदि आपकी रिवाइज्ड है तो आपको रिवाइज्ड सिलेक्ट करना है। अब इस पर हम सिलेक्ट करेंगे ऑन और बिफोर ड्यू डेट। ठीक है, तो हम नीचे आएंगे, अब इसमें स्लैब रेट में जाना चाहते हैं तो इसको यस करेंगे, अदरवाइज इसको हम नो कर देंगे। अब यदि हम न्यू स्लैब में जाना चाहते हैं तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें एक फॉर्म 10IE फाइल करना होगा। ठीक है, जैसे ही हम उसको फाइल करेंगे, फाइल करने के बाद उसमें जो एक्नॉलेजमेंट नंबर होगा वो हमें यहाँ पर डालना होगा। लेकिन हम इसमें न्यू स्लैब में नहीं जा रहे हैं तो हम नो पर टिक मार्क करेंगे। अब इसको कर देंगे यस, नीचे आएंगे तो इसमें ऑप्शन फॉर करंट असेसमेंट ये सिलेक्ट द ऑप्टिंग इज नाउ ओनली इफ यू आर ऑप्टिंग इन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसमें पूछ रहा है क्या आप ऑप्ट करना चाहते हैं इसमें न्यू स्लैब रेट को, तो इसे हम नोट ऑप्टिंग पर कर देंगे और इसको यस कर देंगे क्योंकि हम न्यू स्लैब रेट में नहीं जा रहे हैं। अब उसके बाद नीचे आएंगे, अब यहाँ पर इसको भी हम नो कर देंगे। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, अब देखिए ये है आपका सैलरी का पार्ट, यदि आपकी सैलरी है तो आपको यहाँ पर डालनी है। ठीक है, अब थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद जो भी आपके अलाउंसेस होंगे यहाँ पर डालना है। हमारे केस में सैलरी नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यदि आपकी बिजनेस के अलावा कमीशन से इनकम है या इंटरेस्ट से इनकम है, सेविंग से या FDR से, तो आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, अब नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद इसमें है डिडक्शंस। ठीक है, आपकी जो भी डिडक्शंस होगी यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट की होगी, जैसे मान लीजिए LIC आपने कराई हुई है या बच्चों की ट्यूशन फ़ी होगी या मेडिकल इंश्योरेंस आपने कराया हुआ है। ठीक है, मैंने सेपरेट इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना रखी है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है, आपकी जो भी डिडक्शन होगी आपको इसमें डाल लेनी है। ठीक है, फिर नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद अब चलते हैं हम शेड्यूल BP पर, यानी कि बिजनेस एंड प्रोफेशन पर। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें सबसे पहले दिया हुआ है 44AD। ठीक है, सेक्शन 44AD और नीचे दिया हुआ है 44ADA। AD किसके लिए होता है, बिजनेस के लिए, और 44ADA ये होता है प्रोफेशनल्स के लिए। किसके लिए, प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, तो ये है गुड्स कैरेज के लिए। ठीक है, तो हमारी जो बिजनेस से इनकम है तो हम इसमें डाल देते हैं नेम ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो मैं इसमें डाल देता हूँ बिजनेस का नाम। उसके बाद यहाँ पर बिजनेस कोड आपको सिलेक्ट करनी है, यानी कि आपको सबसे पहले देखना है आपका जो बिजनेस है वो किस चीज़ का है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ पर सभी को रीड करना है। रीड करने के बाद जो भी आपका बिजनेस होगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, आपको इसमें सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो हम इसमें अपना बिजनेस कोड डाल देते हैं, जो कि हमारा बिजनेस कोड है 9028 रिटेल सेल ऑफ अदर प्रोडक्ट NEC। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अब ये है हमारी कंप्यूटेशन और इसको देखकर हम बिजनेस की इनकम इसमें डालेंगे। ठीक है, या जो भी इनकम होगी वो इसमें ऐड करेंगे। अब उसके बाद इसमें है टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट। अब जो इसमें दिया हुआ है थ्रू अकाउंट पेई चेक और अकाउंट पेई बैंक ड्राफ्ट ऑन बैंक इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम प्रिस्क्राइब्ड, यानी कि यदि आपकी रिसिप्ट या टर्नओवर बैंक में आई है तो आपको यहाँ डालना है, यदि आपकी कैश में है तो नीचे वाले में डालना है। तो हमारी कैश में है टर्नओवर, नीचे आएंगे और एक बार देख लेते हैं कंप्यूटेशन में हमारी है 18,41,910 रुपये। ठीक है, हमने टर्नओवर डाल दी कैश में। यदि आपकी अकाउंट से है तो आप ऊपर वाले में डाल सकते हैं, यदि दोनों में है, मान लीजिए आपकी अकाउंट से भी है और कैश में भी है तो दोनों आप इसमें डाल सकते हैं। लेकिन इसमें यदि अकाउंट के थ्रू है तो 6% में डालना है, यदि कैश है तो 8%, यानी कि 6% और 8% से कम नहीं होना चाहिए। तो हमारा इसमें नेट प्रॉफिट है कितना, 4,51,401, 4,51,401। ठीक है, हमने डाल दिया। अब उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद देखिए ये हमारा फाइनेंशियल पार्टिकुलर्स ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारी जो बैलेंस शीट होती है ये उसका पार्ट्स होता है, यानी कि आपकी लायबिलिटी कितनी है और एसेट्स कितनी है आपके पास। ठीक है, वो इसमें डालना होता है। हम इसमें डाल देते हैं एक बार, पार्टनर कैपिटल कितनी है, 5,10,000 रुपये। सिक्योर्ड लोन नहीं है। एडवांस सन्ड्री क्रेडिटर्स जो कि हमारे हैं 80,000। फिर उसके बाद इसमें फिक्स्ड एसेट्स हमारी 2,54,000 की। फिर उसके बाद सन्ड्री डेटर हैं हमारे 1,10,000 के।
ठीक है, बाकी को हम 0 कर देंगे क्योंकि ये तो हमें डालना ही पड़ेगा इसमें, क्या, सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्री, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड। अदरवाइज इसमें क्या दिखा देगा, इसमें आपका एरर आ जाएगा जब आप इसको अपलोड करोगे JSON को। आगे मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, बैलेंस विद बैंक, यानी कि आपका 31 मार्च में कितना बैलेंस था, तो मैं इसमें डाल देता हूँ। फिर उसके बाद कैश इन हैंड, कैश इन हैंड है हमारे पास 25,000 रुपये। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अदर एसेट्स भी है इसमें 1,95,586 रुपये। अब चलते हैं TDS में। यदि आपका कोई TDS भी कट हुआ है, डिडक्ट हुआ है, तो आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, हमारी कंडीशन में TDS डिडक्ट नहीं हुआ है, यानी कि कट नहीं हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद IT पर आएंगे, इसको ओके कर देंगे। यदि आपका कोई टैक्स पेबल बनता है तो आपको जो आपका एडवांस टैक्स होगा, सेल्फ असेसमेंट टैक्स होगा, आपका यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद TCS, यदि आपका कोई TCS है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। फिर उसके बाद टैक्स पेड एंड वेरिफिकेशन, तो इसमें हम प्लेस डाल देते हैं जो कि हमारा गाजियाबाद है। ठीक है, अब उसके बाद 80D पर चलते हैं हम। तो हमने कोई भी मेडिकल इंश्योरेंस नहीं कराया हुआ है तो इसको हम कर देंगे नो। ठीक है, इसको भी कर देंगे हम नो। अब उसके बाद अब ये हमारी कंप्लीट हो गई है। एक बार हम इनकम डिटेल्स पर आएंगे, ऊपर की तरफ साइड में करेंगे इसको। आपको जाना है इनकम डिटेल्स पर। जैसे आप इनकम डिटेल्स पर जाएंगे तो आपको क्या करना है, आपको साइड में करना है इस पेज को। जैसे आप साइड में करेंगे, साइड में करने के बाद आपको क्लिक करना है कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक। ठीक है, जैसे आप करेंगे, करने के बाद यदि आपका कोई इसमें मैंडेटरी ऑप्शन रह गया है करने के लिए तो इसमें एरर आ जाती है। ठीक है, फिर आप उसको ठीक कर सकते हैं, और अदरवाइज़ आपने सही किया है तो इसमें कोई भी एरर नहीं आएगा। जैसे कि हमने सही किया है और हमारा कोई भी एरर नहीं आया है, तो कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जनरेट JSON, क्योंकि एक्सेल यूटिलिटी जो होती है इसमें JSON फाइल जनरेट होती है जो कि हम अपलोड करते हैं इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो जनरेट JSON पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देखिए इसमें लिखा हुआ आ गया JSON इज सेव्ड इन पाथ C डेस्कटॉप, यानी कि जो हमारी एक्सेल यूटिलिटी का फोल्डर था उसमें ये सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें बताया भी गया है आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पर जाना है, लॉगिन करना है, ई फाइल पर जाना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाना है। ठीक है, तो इसको ओके कर देंगे। अब ओके करने के बाद अब एक बार हम चेक कर लेते हैं हमारी JSON फाइल सेव हुई है या नहीं हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं RTR 4, तो ये हमारी JSON सेव हो चुकी है। ठीक है, अब हम जाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर। हमें क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे, फिर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सिलेक्ट असेसमेंट ईयर, हमारा करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, 23-24। अब उसके बाद सिलेक्ट फाइलिंग टाइप, तो इसमें ओरिजिनल है तो आपको ओरिजिनल सिलेक्ट करना है, रिवाइज्ड है तो रिवाइज्ड, हमारी है ओरिजिनल रिटर्न। अब उसके बाद आर यू ऑडिटेड 44AB, यानी कि यदि आपके केस में ऑडिट एप्लीकेबल है तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज नो करेंगे। तो हम इसको नो कर देते हैं क्योंकि ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है। जैसे कि अब 2 ITR फॉर्म ही आए, RTR 1 और RTR 4, तो हमारा है RTR 4। अब इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अपलोड और अटैचमेंट फाइल, यानी कि जो हमने एक्सेल यूटिलिटी में JSON फाइल तैयार की थी, ठीक है, सेव की थी, अब उसको हमें अटैचमेंट करना है यहाँ पर। ठीक है, हम तो दोस्तों मैंने इसमें जो हमारी JSON फाइल थी जो हमने एक्सेल यूटिलिटी से तैयार की थी वो इसमें अटैचमेंट में लगा दी है। अब देखिए इसमें एक एरर आ रहा है। अब एरर क्या है, ग्रोस रिसिप्ट टर्नओवर इज मेंशन इन शेड्यूल BP बट फाइनेंशियल पार्टिकुलर सच एज सन्ड्री क्रेडिटर, इन्वेंट्रीज, सन्ड्री डेटर, कैश इन हैंड इज नॉट फाइल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसमें BP में नीचे आएंगे तो फाइनेंशियल पार्टिकुलर में आपको ये चीज़ इसमें फिल करनी ही होगी। ठीक है, तो इस यूटिलिटी ने एरर दिखा दिया है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है आपका एक्सेल यूटिलिटी में एरर नहीं दिखाएगा, आपका पोर्टल पर दिखाएगा, तो इसमें दिखा दिया है। सन्ड्री डेटर आपको मेंशन करना है, इन्वेंट्रीज आपको मेंशन करनी है। ठीक है, सन्ड्री डेटर और कैश इन हैंड ये तो आपको डालना ही डालना है। अब जैसे कि हमारा इसमें कुछ छूट गया है, एक बार हम चेक कर लेते हैं। सन्ड्री क्रेडिटर ये रहा और इन्वेंट्रीज हमने 0 कर दी थी, इसलिए इसने एक्सेप्ट नहीं की, तो हम इसमें इन्वेंट्रीज दिखा देते हैं। यदि आपकी बैलेंस शीट प्रॉपर तरीके से तैयार होती है तो आपको वो फिल करनी है। ठीक है, अब एक बार फिर से हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इस JSON फाइल को डिलीट करेंगे।
डिलीट करने के बाद अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे अपनी एक्सेल यूटिलिटी पर और जाने के बाद दोबारा से कैलकुलेट टैक्स पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर हम क्लिक करेंगे जनरेट जीएसएन। अब ये हमारी जीएसएन सेव हो चुकी है पहले की तरह, ठीक है। अब इसको दोबारा अटैचमेंट हम लगाएंगे इनकम टैक्स पोर्टल पर, ठीक है। इसको कर देंगे क्रॉस अटैचमेंट फाइल। अब जो जीएसएन फाइल थी उसको इसमें अटैच करेंगे। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं वैलिडेशन सक्सेसफुली, जब आपका वैलिडेशन सक्सेसफुली आ जाएगा और नीचे लिखा हुआ है नो एरर्स फाउंड, ठीक है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, यानी कि जो हमारी जीएसएन फाइल थी या आईटीआर है वो बिल्कुल करेक्ट है और उसमें कोई भी एरर नहीं है। अब हमें क्या करना है, प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। जैसे आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद पहला ऑप्शन आएगा आधार से अपनी आईटीआर को ई वेरीफाइड करने के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आएगा ई वेरीफाई लेटर, यानी कि 30 दिन के अंदर आपको ई वेरीफाई करनी है, ठीक है। या आप अपनी आईटीआर को सीपीसी बेंगलुरु भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे अच्छा ऑप्शन है आधार ओटीपी से ई वेरीफाइड करना। तो जैसे ही आप इसे कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करने के बाद जो आधार में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर ओटीपी आएगा और वो ओटीपी आपको इसमें डालना होगा और जैसे ही आप डालेंगे और इसे ओके कर देंगे आपकी सबमिट भी हो जाएगी और हैंड टू हैंड ई वेरीफाइड भी आपकी आईटीआर हो जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार ही आपको आईटीआर 4 फाइल करनी है। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है आईटीआर 4 फाइल करने में तो आप एक्सपर्ट से भी अपनी आईटीआर फाइलिंग करा सकते हैं या अपनी आईटीआर कंपटीशन तैयार करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। और यदि इससे रिलेटेड आपको कोई क्वेश्चन है, आपकी कोई क्वारी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कर दें और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।